जगत कवक अर्थात किंगडम फंजाई। कवक ऐसे पादप होते हैं जिनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। इनमें संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाते हैं। इनके शरीर में जड़तना पत्तियों का अभाव होता है, इसलिए इन्हें हम थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। अभी तक इनकी 1,10,000 से भी अधिक जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। ये बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। पी एंटोनियो मिचेली को कवक विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ माइकोलॉजी, जबकि ई जे बटलर को भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब समझेंगे जगत पादप अर्थात किंगडम प्लांटी। संसार में जितने भी पौधे होते हैं अधिकांशतः स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। कुछ पादप आंशिक रूप से विषमपोषी भी होते हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे, परजीवी पौधे आदि। अमरबेल एक पूर्ण परजीवी पौधा है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप जगत के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी आते हैं। अब है जगत जंतु अर्थात किंगडम एनिमेलिया। इसके अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं से युक्त होते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं पौधों पर निर्भर होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए ये कभी स्वपोषी नहीं होते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में संवेदी अंग और एक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अधिकांश जंतुओं में गमन की क्रिया होती है, अर्थात ये लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आ जा सकते हैं। अधिकांश उच्च कोटि के जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांग विकसित होते हैं। इनमें लैंगिक जनन के दौरान भ्रूण का विकास होता है और उससे एक नए सदस्य का निर्माण होता है। अब समझेंगे विषाणु। 1892 में रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्तियों में मोजैक रोग को देखा और इसका स्टडी किया, तो इन्होंने पाया कि तंबाकू की पत्तियां चितकबरी होकर मुरझा जाती थीं। जब इन्होंने इन पत्तियों का रस निकाला और उस रस को दूसरी स्वस्थ पत्तियों पर रगड़ा तो वे भी संक्रमित हो गईं। अध्ययन करने पर पता चला कि यह रोग विषाणुओं द्वारा फैल रहा था। विषाणु जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। इस प्रकार से इवानोवस्की को विषाणु का खोजकर्ता माना जाता है। विषाणु विभिन्न आकृतियों के होते हैं, जैसे चेचक के विषाणु की आकृति ईंटनुमा होती है। अलर्क रोग के विषाणु की आकृति बंदूक की गोली की तरह होती है। बैक्टीरियोफेज विषाणु टैडपोल की तरह अर्थात भेक शिशु की तरह आकृति बनाते हैं। विषाणु वास्तव में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कण होते हैं। इनमें केवल दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो इनके चारों ओर प्रोटीन का खोल जिसे कैप्सिड कहा जाता है, और उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। अब समझते हैं विषाणुओं के निर्जीव और सजीव लक्षण। तो विषाणुओं के निर्जीव लक्षण हैं, इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। इनमें डीएनए तथा आरएनए में से केवल एक ही मिलता है, जबकि जीवित कोशिकाओं में हमें दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं। इनमें कोशिका द्रव्य तथा विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। क्रिस्टलीकरण करके इन्हें बोतलों में भरकर एक लंबे समय तक के लिए रखा जा सकता है, और यदि उसके बाद हम इनको मुक्त कर दें तो ये फिर से प्रभावशाली बन जाते हैं। ये धूल के कण की तरह इकट्ठे किए जा सकते हैं, जो कि एक निर्जीव लक्षण है। जीवित कोशिकाओं से बाहर ये सक्रिय नहीं होते हैं। विषाणुओं में कभी वृद्धि नहीं होती है, ये भी एक निर्जीव लक्षण हुआ।
अब हैं विषाणुओं के सजीव लक्षण। विषाणुओं की आकृति सजीवों की तरह निश्चित होती है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जो तेजी से द्विगुणन करके अपनी संख्या बढ़ा सकता है। इनमें जीन उत्परिवर्तन होता है। ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करके जीवधारी के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। ये जीवित कोशिकाओं के अंदर अपनी संख्या बढ़ाने में सक्षम होते हैं। मनुष्य में विषाणुओं से कई रोग हो जाते हैं, जैसे चेचक, अलर्क रोग, इसे हम रेबीज या हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, पीत ज्वर, पोलियो, चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता कहा जाता है, हर्पीज,